सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द फाउंडर के बारे में। ये कहानी है एक मामूली इंसान की जो कभी मिल्कशेक की मशीनें बेचा करता था, मगर वहाँ से उसने कैसे अरबों की कंपनी बना दी। कहानी की शुरुआत होती है और हम रे क्रॉक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो हर जगह अपनी एक मशीन को लेकर के घूम रहा है। इस मशीन के द्वारा मिल्कशेक बनाया जाता है, मगर वो जिस भी दुकान पे जाता है लोग उसे मना कर देते हैं। कोई भी उसकी मशीन में रुचि नहीं लेता। जिस चीज को देखने के बाद हमें समझ में आता है कि रे की जिंदगी कितनी मुश्किल है और वो कहीं ना कहीं फेल हो चुका है, मगर अभी भी वो हार मानने को तैयार नहीं है। रे ने अपनी पूरी की पूरी एक कंपनी बना करके रखी है जिसका नाम है प्रिंस कैसल। उसकी जिंदगी ऐसे ही गुजर रही होती है। तभी एक दिन उसकी सेक्रेटरी उसे कॉल करके कहती है कि हमारी कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर आया है। हमें एक जगह से ऑर्डर आया है 6 मशीन्स का। इस बात को सुनने के बाद रे चौंक जाता है। वो समझ नहीं पाता कि ऐसे कौन से लोग हैं जो एक साथ 6 मशीनें खरीदना चाहते हैं। वो सेक्रेटरी से नंबर लेता है और सीधा कॉल करता है उस दुकान पे। तब वो लोग कहते हैं कि हमने ही ऑर्डर दिया है और शायद कुछ गड़बड़ी हुई है। हमने दरअसल 8 मशीनों का ऑर्डर दिया था। इस बात को सुनने के बाद रे और चौंक जाता है और खुद निकल पड़ता है उस दुकान को देखने के लिए कि आखिर ये कौन सी जगह है जहाँ पर ये लोग 8 मशीनें लगाना चाहते हैं। कुछ देर ड्राइव करने के बाद वो पहुंचता है एरिज़ोना। वहाँ जाते ही उसे नजर आता है मैकडॉनल्ड्स हैमबर्गर नाम का एक पूरा का पूरा शॉप। यहाँ पर रे जिस चीज को देखता है उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। वो देखता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर दुकान के आगे लाइन में लगे हुए हैं। वो काउंटर तक जाते हैं और बर्गर लेकर के निकल जाते हैं। ये बात रे के समझ के परे है, क्योंकि ये वक्त है जब बाकी दुकानें ऐसा करती थी कि ऑर्डर देने के बाद लोग जाकर के अपनी गाड़ियों में बैठ जाते थे और जैसे ही उनका ऑर्डर तैयार होता था वेटर और वेट्रेस उनके खाने को ले जा करके सर्व करते थे उनकी गाड़ियों। लेकिन यहाँ का नजारा बिल्कुल अलग है। यहाँ पर सारे लोग लाइन में लग रहे हैं। तब रे भी जाकर के लाइन में लग जाता है इस पूरी चीज को समझने के लिए। जैसे ही काउंटर पर उसका नंबर आता है वो अपने लिए एक बर्गर और कोक का ऑर्डर देता है। ऑर्डर देते ही उसे उसका ऑर्डर भी मिल जाता है। तब वो इस चीज को समझ नहीं पाता और कहता है कि इतनी जल्दी तुम लोगों ने ऑर्डर तैयार कैसे कर दिया और तुम लोगों ने ट्रे भी नहीं दिया है इसके साथ। आखिर मैं इसे बैठ करके कहाँ खाऊं? तब वेटर कहता है कि आप कहीं भी खा सकते हैं, अपनी गाड़ी में, गार्डन में, या फिर आप घर भी लेकर के जा सकते हैं इसे। रे यहाँ पर अलग तरीके की मार्केटिंग और अलग तरीके की दुकान देख रहा है। वो बाहर आकर के बैठता है और बर्गर खाना शुरू कर देता है। बर्गर वाकई में लाजवाब है। तभी उसके पास एक आदमी आता है और कहता है कि सर आपको बर्गर कैसा लगा? रे कहता है कि आज से पहले मैंने कभी भी इतना लाजवाब बर्गर नहीं खाया था। तब वो आदमी कहता है कि मेरा नाम है मैकडॉनल्ड्स, मैं ही यहाँ का मालिक हूँ। इस बात को सुनने के बाद रे खड़ा हो जाता है और अपना कार्ड दिखाता है और बताता है कि आप लोगों ने मशीनों का ऑर्डर दिया था। मैं कहता है कि हाँ, शायद मेरे भाई ने दिया होगा। रे कहता है कि आखिर आप लोगों का बिजनेस इतना अच्छा कैसे है और इतने सारे लोगों को आप एक साथ सर्व कैसे कर रहे हैं? तब मैं कहता है कि क्या आप दुकान का टूर लेना चाहेंगे? रे कहता है कि बिल्कुल। वो उसे अंदर लेकर के आता है और बताता है कि हमारी यूएसपी है फास्ट सेलिंग। यहाँ की जितनी भी मशीनें हैं उसे हम लोगों ने अपने हाथों से बनाया है। हमने सारे काम के लिए अलग अलग लोगों को रखा है। एक बंदे का काम सिर्फ यही है कि वो पेटीज सेके और दूसरे बंदे का काम है कि वो बन को तैयार रखे और बाकी बंदे इस पे पिकल्स डालेंगे और अंत में इन सारी चीजों को एक में मिला दिया जाएगा। एक बर्गर को बनाने में हमें सिर्फ 30 सेकंड का वक्त लगता है। तभी यहाँ पर मैक का बड़ा भाई भी आ जाता है जिसका नाम है डिक। डिक अपने काम को लेकर के बहुत ही सिलेक्टिव है। वो सारी चीजों को अपने हाथों से देखता है कि पेटीज कितनी पकी होनी चाहिए और एक बन में कितना सॉस होना चाहिए। वो भी मिलता है रे से। रे कहता है कि मैं तुम लोगों के काम से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हूँ। मुझे सच में तुम लोगों की कहानी जाननी है कि आखिर तुम लोग यहाँ तक कैसे पहुंचे। ये दोनों भाई भी अपनी कहानी बताना चाहते हैं। शाम को ये लोग एक साथ बैठते हैं। तब मैक अपनी कहानी बताना शुरू करता है कि हमारा हमेशा से सपना था कि हम एक मूवी थिएटर खोलें, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। फिर हम लोगों ने ट्रक चलाना शुरू किया, वो भी कोलंबिया पिक्चर्स का। हमने पैसे जोड़े और अंत में हमने एलए में अपना एक मूवी थिएटर बनाया। चीजें ठीक ठाक चल रही थी। तभी वक्त आया 1929 का, जब स्टॉक क्रैश हुआ था। सारी चीजें लगभग खत्म हो गई। कोई भी पैसा नहीं बना रहा था। सारे लोग भूखे मर रहे थे। लेकिन उस वक्त में सिर्फ एक ही दुकान थी जो लोग पैसे बना रहे और वो दुकान थी हैमबर्गर और जूसेस की। वहां से हमें आइडिया आया कि हमें भी ऐसी दुकान खोलनी चाहिए। फिर हमने दुकान खोली, मगर कुछ वक्त के बाद हमें समझ में आ गया कि हमारी दुकान के लिए एलए सही जगह नहीं है। हमने दुकान को किसी और शहर में शिफ्ट करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया, मगर हमारे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि हम पूरी की पूरी दुकान को शिफ्ट कर सके। तब डिक को आइडिया आया कि हम खुद अपने ट्रक पे लेकर के जाएंगे दुकान को यहाँ से दूर। मगर शहर जहाँ पे खत्म होता है वहाँ पर एक ओवर ब्रिज था। हम पूरे दुकान को एक साथ लेकर के नहीं जा सकते थे। तब 2 हिस्सों में हम दुकान को लेकर के आए नए जगह पर और फिर से हमारे बिजनेस की शुरुआत हो गई। मगर धीरे धीरे हमें पता लगा कि कुछ तो दिक्कत है, क्योंकि जिस तरीके से बाकी दुकानें चल रही थी हम भी वैसे ही चला रहे थे अपनी दुकान को। हमारे पास लोग थे जो खाने को ले जा करके सर्व करते थे गाड़ियों, मगर वो ज्यादातर टीनेजर्स थे जो बहुत सारी गलतियां करते थे। बार बार हमारी प्लेट्स भी टूटती थी। मुझे समझ में आने लगा कि ऐसे हम आगे नहीं बढ़ सकते।
तब मैंने एक चीज नोटिस की, हमारे मेन्यू में 50 से ज्यादा चीजें थी, मगर ज्यादा बिकने वाली बस 2 ही चीजें थी और वो था हैमबर्गर और कोक। तब मैंने निश्चय किया कि मैं सारे स्टाफ्स को हटा दूंगा और हम सिर्फ हैमबर्गर और कोक बेचेंगे। वहां से इस जर्नी की शुरुआत हुई। मैंने स्टाफ्स को हटाया, उसके साथ साथ मैंने वेटर और वेट्रेस को भी हटा दिया। हम खाने को काउंटर पर ही देने लगे, वो भी पेपर्स में, बिना किसी प्लेट के, जिससे हमारी इफिशिएंसी बढ़ गई। अब हमारे पास गिने चुने लोग थे जो सिर्फ एक ही काम कर रहे थे, वो था हैमबर्गर्स बनाने का। लेकिन कुछ वक्त में हमें समझ में आया कि हम वही कर रहे हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं, तो हमें अपनी यूएसपी लेकर के आनी पड़ेगी और हमारी यूएसपी होनी चाहिए कि हम 30 सेकंड में बर्गर्स बनाएं, जो कि नहीं हो पा रहा था। तब हमने एक बास्केटबॉल कोर्ट में बुलाया अपने सारे स्टाफ्स को और अपने दुकान को ड्रॉ किया और लोगों को बताने लगे कि कौन कितने सेकंड में किस काम को करेगा। लोगों को बार बार दिक्कत आ रही थी क्योंकि जगह कम था, मगर थोड़े समय के बाद लोग बेहतर होने लगे और हम जल्दी जल्दी बनाने लगे हैमबर्गर्स को। हमने अपनी दुकान के बाहर से सारी चीजों को हटा दिया, मगर लोगों को एक नई चीज बताना बहुत ही मुश्किल है। लोगों ने जो बाकी दुकानों को देखा है, उनके दिमाग में वही चीज चलती है और दुकान के बाहर आकर के बार बार हॉर्न बजाते थे अपने ऑर्डर के लिए। उनको ये बात पता नहीं थी कि काउंटर पर आते ही उन्हें उनका ऑर्डर मिल जाएगा। तब हमने डिसाइड किया कि हम एक ग्रैंड ओपनिंग करें, गाजे बाजे के साथ लोगों का स्वागत करेंगे, पटाखे छोड़ेंगे और यहाँ पर अपनी यूएसपी सबको बताएंगे कि इनको 30 सेकंड में मिल जाएगा अपना खाना, ना कि 30 मिनट में। लोगों तक ये बात पहुंची भी, मगर अगले दिन हमारे दुकान के सामने कोई भी नहीं आया। हम सोचने लगे कि क्या हमें फिर से पुराने मॉडल पे काम करना चाहिए। तभी एक बच्चा आया अपना ऑर्डर लेने के लिए। जैसे ही हमने उसे उसका ऑर्डर दिया, थोड़े समय के बाद एक गाड़ी आई, फिर एक के बाद एक गाड़ियां आने लगी और हमारा बिजनेस हिट हो गया। यही थी हमारी कहानी। इस कहानी को सुनने के बाद रे बहुत खुश है। वो चला आता है घर पे, मगर उसे अब रात भर नींद नहीं आती। वो मैकडॉनल्ड्स के बारे में ही सोच रहा है। अगले दिन वो अपने आप को रोक नहीं पाता और फिर से पहुंच जाता है दोनों भाइयों के पास। उनसे कहता है कि तुम्हारा बिजनेस वाकई में लाजवाब है, हमें इसकी फ्रेंचाइजी खोलनी चाहिए। डिक कहता है कि हमने ऑलरेडी फ्रेंचाइजी खोल रखी है, मगर ये फ्लॉप आइडिया है, कहीं भी हमारी फ्रेंचाइजी नहीं चल। रे कहता है आखिर क्यों? तब वो बताता है क्वालिटी कंट्रोल। इस दुकान पर हम चीजों को कंट्रोल करते हैं, हमारा ध्यान सारी मशीनों पर और सारी चीजों पे होता है। वही जो हमारी बाकी दुकानें हैं, वहां पर ये चीजें नहीं हो पाती, इसीलिए हमारा बिजनेस बुरी तरीके से फेल हुआ है। अब रे इस बारे में सोचने लगता है। तभी उसकी नजर पड़ती है दीवार पे, जहाँ पर वो आर्किटेक्चर देखता है मैकडॉनल्ड्स का, जिसे डिक ने खुद डिजाइन किया था। वो उसे देख करके कहता है कि यह डिजाइन तो बहुत ही सुंदर है, क्या तुमने इस डिजाइन को बनाया भी है कहीं पे? डिक कहता है कि हाँ, एक जगह पर। वो एड्रेस लेकर के रे वहाँ पे पहुंच जाता है। उसे ये डिजाइन बहुत ही ज्यादा पसंद। वो सीधा आता है अपने घर पे और अपनी पत्नी इथेल को बताता है मैकडॉनल्ड्स के बारे। तब उसकी पत्नी कहती है कि इन किन कामों में तुम लगे हुए हो, तुम्हें अपने मशीन के सेल्स पे ध्यान देना चाहिए, तुम उसी काम के लिए बने। इतना कह के वो चली जाती है। तब रे को ये बात बहुत बुरी लगती है, मगर वो जानता है कि अभी उसके पास दूसरा कोई भी काम नहीं है। वो दोबारा मशीनों को बेचना शुरू कर देता है, पर वही हो रहा है जो हमेशा से हो रहा था। उसकी मशीनों को कोई नहीं खरीदता। तब अंत में वो निश्चय करता है कि वो मैकडॉनल्ड्स भाइयों के साथ काम करेगा। वो वापस आता है उन दोनों के पास और उनसे कहता है कि मैं हर एक शहर में मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी खोलना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे तुम लोगों से परमिशन चाहिए। ये दोनों भाई कहते हैं कि हमें थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी। थोड़ी देर ये लोग बातचीत करते हैं और अंत में मान जाते हैं, मगर इनकी एक ही शर्त है कि सबसे पहले ये लोग कॉन्ट्रैक्ट बनवाएंगे। रे मान जाता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही वो निकल पड़ता है फंडिंग के लिए। वो शहर के हर एक अमीर आदमी के पास जाता है ताकि फ्रेंचाइजी के लिए पैसे उठा सके, मगर कोई भी उसके आइडिया में इन्वेस्ट नहीं करता। मगर इतनी आसानी से रे हार मानने वाले लोगों में से नहीं। अंत में वो निश्चय करता है कि वो अपना घर गिरवी रख करके लोन लेगा और खुद फ्रेंचाइजी खोलेगा। मगर इस बार अगर ये बिजनेस फेल हुआ तो रे सड़क पे आ जाएगा। उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं होगा, मगर वो रिस्क लेने के लिए तैयार। जल्दी ही काम की शुरुआत हो जाती है और मैकडॉनल्ड्स बनना शुरू हो जाता है, मगर बार बार रे और उन दोनों भाइयों के बीच क्रिएटिव आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं। पर अंत में मैकडॉनल्ड्स बन करके तैयार हो जाता है। रे बहुत ही ज्यादा खुश है। वो किचन में ही रहता है और सारे लोगों को हैंडल करता है कि क्वालिटी में किसी तरीके की कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। जब सारे लोग चले जाते हैं तब वो खुद सफाई भी करता है ताकि यहाँ का स्टैंडर्ड मेंटेन रहे। थोड़े समय के बाद वो अपनी पत्नी के साथ जाता है डिनर। उसके पत्नी के बहुत सारे रिलेटिव्स आए हुए हैं। जब सबकी बात होती है तब वो बताता है कि उसने एक रेस्टोरेंट खोला है। इस बात को सुनने के बाद वो हंसने लगते हैं। तब इथेल अपने पति का साथ देकर के कहती है कि आइडिया बहुत ही यूनिक है, तुम लोगों को रे का आइडिया सुनना चाहिए। तब रे सबको बताना शुरू करता है कि उसकी यूएसपी क्या है। बस 30 सेकंड में लोगों को उनका खाना मिल जाता है। यह आइडिया उनको बहुत पसंद आता है। अब ये बात हर जगह फैल रही है। कुछ समय के बाद मैकडॉनल्ड्स भाइयों को पता लगता है कि रे ने 3 और फ्रेंचाइजी खोली है, और वो भी पिछले 1 महीने में। इस चीज से वो परेशान हो जाते हैं। डिक मैक को कहता है कि जो हमारी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी थी, मुझे लगता है कि वही होने वाला है। हमें इसी बात का डर था कि मैकडॉनल्ड्स की क्वालिटी खराब ना हो जाए, मगर इतनी ज्यादा फ्रेंचाइजी खुलेगी तो यही होगा। और सच में ऐसा ही होता है। कुछ लोगों ने जिन फ्रेंचाइजी को लिया है वहाँ पे हर तरफ वो गंदगी फैला करके रखते हैं।
और यहाँ तक कि मेन्यू में उन लोगों ने अपनी भी कुछ चीजें ऐड कर दी हैं। रे इन सारी चीजों पे भड़कता है और अपनी पत्नी को कहता है कि अब हम कभी भी उन लोगों के साथ बाहर नहीं जाएं। तब ईथल कहती है कि हमारे गिने चुने दोस्त हैं और वो सारे वही हैं, अगर हम उनके साथ नहीं जाएंगे तो किनके साथ बाहर जाएंगे। रे कहता है कि हम नए दोस्त बना लें। अगले दिन जब वो एक ऑफिस में होता है तभी वहाँ पर लियोनार्डो नाम का एक आदमी आता है बाइबल बेचने के लिए। वो जिस तरीके से बात करता है ये बात बहुत ही ज्यादा पसंद आती है रे को। रे उसे अपने दफ्तर में बुला करके पूरा आइडिया बताता है मैकडॉनल्ड्स का। उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इसकी फ्रेंचाइजी लो। वो लियोनार्डो मान भी जाता है। थोड़े समय के बाद उसकी भी दुकान बन करके तैयार हो जाती है। लियोनार्डो के साथ उसकी पत्नी भी है। ये दोनों मिल करके बहुत ही अच्छे से दुकान को चलाते हैं और क्वालिटी कंट्रोल भी करते हैं। यहाँ से रे को हिम्मत आती है कि कुछ अच्छे लोग भी हैं जो इस लेगेसी को आगे लेकर के जा सकते हैं। वो एक के बाद एक इवेंट्स करने लगता है और हर जगह जाकर के इसी बारे में बात करता है कि जिन्हें सच में जिंदगी में कुछ अलग करना है और बड़ा करना है उन्हें उसके साथ जुड़ना चाहिए। और इससे वाकई में लोग प्रभावित होते हैं और एक के बाद एक फ्रेंचाइजी खुलने लगती है। अपने इस तरक्की से रे बहुत ही ज्यादा खुश है। इसी बीच वो एक दिन जाता है डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जहाँ का खाना उसे बहुत ही अच्छा लगता है। तब वो जाता है यहाँ के मालिक से मिलने जिसका नाम है रोल और उसके खाने की तारीफ करता है। तब रोली भी रे की तारीफ करके कहता है कि मुझे पता है आप कौन है, आपने मैकडॉनल्ड्स को कहां से कहां पहुंचाया। मेरे पास भी बहुत सारी जमीनें हैं और पैसे भी हैं, मैं भी मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेना चाहता हूं। रे कहता है कि हम इस बारे में बात कर सकते हैं। तभी रे की नजर पड़ती है एक लड़की पे जो यहाँ पर पियानो बजा रही है। उसका नाम है जॉन। बार बार रे उसे ही देख रहा होता है। तब रोली उससे कहता है कि आपको इस लड़की से मिलना है। जॉन से मिलवाते हुए वो बताता है कि जॉन उसकी पत्नी है। इस बात को सुनने के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर रे शॉक हो जाता है। रे को देख करके ऐसा लगता है कि जॉन उसे पसंद आने लगी है। जब ये सारे लोग बातें करते हैं तब जॉन रे से बहुत ही ज्यादा प्रभावित होती है कि कैसे उसने मैकडॉनल्ड्स को इस मुकाम पे पहुंचाया। फिर वो रे से पूछती है कि आपका फेवरेट गाना कौन सा है, मैं आपके लिए गाना गाना चाहती हूँ। वो अपना फेवरेट गाना जैसे ही बताता है जॉन गाने लगती है और एक वक्त के बाद रे अपने आप को नहीं रोक पाता। वो भी जाकर के उसके साथ गाना गाने लगता है। वहाँ से जब वो घर वापस आता है तब ईथेल उसे बताती है कि उसके कुछ दोस्त हैं जो इंटरेस्टेड हैं फ्रेंचाइजी लेने। तब रे कहता है मगर मैं उन लोगों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरे पास और भी बहुत बड़े लोग हैं जो फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं। यहाँ पर ईथेल को पहली बार एहसास होता है कि रे बदल चुका है। रे जब ऑफिस में जाता है तब उसकी सेक्रेटरी बताती है कि हम लोग घाटे में जा रहे हैं। रे को ये बात समझ में नहीं आती। तब वो सारी बात बताती है कि हमारा कट सिर्फ 1.4% का है और जितने हमारे खर्चे हो रहे हैं हम उससे चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे। तब रे तुरंत कॉल घुमाता है डिक के पास और उसे कहता है कि मेरा कट बहुत ही कम है, मुझे कम से कम 3.5% का कट चाहिए। डिक कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, हमने साफ साफ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। तब रे भड़क जाता है, कहता है कि जितनी भी फ्रेंचाइजी खुली है वो सारी की सारी मैंने खुलवाई है, मगर फिर भी मेरा कट इतना कम क्यों है, मैं अपने एक्सपेंसेस भी हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। डिक उसकी बात नहीं मानता। तब वो गुस्से में फोन रख देता है। घर जाते ही वो देखता है कि ईथेल उस पर भड़की हुई है। उसे ये बात पता लग गई है कि रे ने उनका घर गिरवी रख दिया है, मगर उसके भड़कने से रे को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो सीधा आता है रोली के पास और बताता है कि वो घाटे में चल रहा है, उसे कुछ पैसों की जरूरत है। वो कहता है मैकडॉनल्ड्स में बहुत सारे खर्चे हैं, हमें आइसक्रीम वाला फ्रिज लेना पड़ रहा है। रोली कहता है कि मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है कि मैं आपकी मदद कर सकूं, मगर एक आइडिया है जिसके बारे में जोन आपको बताएगी। जोन यहाँ पर इंस्टेंट मिक्स नाम का एक पाउडर लाती है जिसे पानी में डालते ही वो मिल्कशेक बन जाता है। इसका स्वाद एकदम मिल्कशेक की तरह है, कोई भी नहीं बता सकता कि इसे तुरंत बनाया गया है। जोन बताती है कि इससे बहुत सारी चीजों की बचत होगी, साल में कम से कम $100 की इलेक्ट्रिसिटी बिल की बचत होगी, उसके साथ साथ स्टाफ भी कम होंगे। रे को आइडिया बहुत पसंद आता है। वो सीधा कॉल लगाता है डिक के पास और उसे पूरी चीज समझाता है कि हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, मगर डिक कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें क्या लगता है कि बिना मिल्क के मिल्कशेक बन सकता है। वो उसके आइडिया को ड्रॉप कर देता है। अब धीरे धीरे फिर से हालत खराब हो रही है रे की। बैंक से भी उसे फाइनल नोटिस आ जाता है। बैंक वाले उसकी एक सुनने को तैयार नहीं है। वो जैसे ही बैंक से बाहर आता है उसकी मुलाकात होती है एक आदमी से जिसका नाम है हैरी। वो कहता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मगर मुझे सबसे पहले आपके सारे के सारे लेजर्स देखने हैं। वो उसे ऑफिस में लेकर के आता है। हैरी एक के बाद एक सवाल पूछना शुरू कर देता है और कहता है कि आपका कट बहुत कम है और आपको हर एक छोटी से छोटी चीज के लिए अप्रूवल और कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने पड़ते हैं। अब वो आगे का प्रोसेस पूछता है कि वो फ्रेंचाइजी कैसे देते हैं। वो बताता है कि हम जमीनों को चुनते हैं और उसके बाद कंस्ट्रक्शन लोन लेकर के हम फ्रेंचाइजी दे देते हैं और वहाँ पर दुकान चलनी शुरू हो जाती है। इन सारी बातों को सुनने के बाद हैरी कहता है कि शायद आपने अब तक अपने बिजनेस मॉडल को समझा ही नहीं है। आपको ये लगता है कि आप हैमबर्गर के बिजनेस में हैं, लेकिन नहीं, आप रियल एस्टेट के बिजनेस में हैं और सिर्फ यही चीज आपको अमीर बना सकती है। आपको बस इतना करना है कि जिस जमीन पर भी फ्रेंचाइजी की दुकान खुलती है आपको उस जमीन को खरीदना है और उसे लीज पर देना है। लीज पर देने का मतलब यह है कि आपका रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा, आपको हर महीने के पैसे मिलेंगे और जैसे ही वो पैसे आए उससे आप दूसरी जमीन खरीदो, फिर उसे भी लीज पे दो।
ऐसे धीरे धीरे करके आपका एम्पायर खड़ा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, सारी चीजों पे आपका कंट्रोल हो। अगर मैकडॉनल्ड्स आपके तरीके से काम नहीं करता, आप कभी भी उनके लीज को खत्म कर सकते हैं। इस हिसाब से आपका पूरा का पूरा कंट्रोल आ जाएगा मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स पर भी। इस बात को सुनने के बाद अब रे खुश हो जाता है। वो हैरी की मदद लेता है और हैरी उसकी मीटिंग करवाने लगता है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के साथ। वो इन्वेस्टर से पैसे लेकर के जमीनें खरीदना शुरू कर देता है और उन्हें देता है लीज पे मैकडॉनल्ड्स को। धीरे धीरे करके उसकी 100 से ज्यादा जमीनें हो जाती हैं जहां पर मैकडॉनल्ड्स बना है। तब वो अपनी एक नई कंपनी बनाता है जिसका नाम है फ्रेंचाइजी एंड रियलिटी। जैसे ही डिक को ये बात पता लगती है, वो कॉल करके भड़क जाता है रे पे। उसे कहता है कि तुम एक नई कंपनी खोल रहे हो, आखिर ये क्या हो रहा है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। रे कहता है कि तुम लोगों का इससे क्या मतलब है, मैंने एक रियल स्टेट वाली कंपनी खोली है जहाँ पर मैं लीज पे लोगों को जमीनें देता हूँ, इससे तुम लोगों का कोई लेना देना नहीं। डिक कहता है मगर ये सारी वो जमीनें हैं जिनके ऊपर मैकडॉनल्ड्स बना हुआ है। रे कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ोगे तो तुम्हें चीज समझ में आएगी कि मैकडॉनल्ड्स के अंदर क्या हो रहा है, सिर्फ उस पर तुम्हारा कंट्रोल है और उसके लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है। वहाँ पर अगर मैं कुछ भी बदलाव करता हूँ तो पहले मैं तुम्हें बताऊंगा, मगर दुकान के बाहर क्या हो रहा है उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। इतना कह के वो फोन काट देता है। वो इंस्टेंट मिक्स वाला पाउडर भी हर एक फ्रेंचाइजी में बांटने लगता है। उसके साथ साथ उसकी नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं जॉन से। ये लोग रात रात भर फोन पे बातें करते रहते हैं। इथिल भी इन चीजों को सुनती है, मगर वो जानती है कि वो कुछ नहीं कर सकती। तभी अगले दिन उसे डिक कॉल करता है और रे को कहता है कि तुमने मेरी बिना परमिशन के इंस्टेंट मिक्स पाउडर से मिल्कशेक कैसे बनाया और कैसे फ्रेंचाइजियों में बांट रहे हो। रे कहता है कि अगर तुम्हें प्रॉफिट नहीं कमाना तो तुम मत कमाओ, मगर बाकी जितनी भी फ्रेंचाइजी हैं उन्हें प्रॉफिट कमाने दो। डिक कहता है कि तुम इस चीज को भूल रहे हो कि मैं मालिक हूँ। रे भड़क जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी नाच सुन सुन के पक चुका हूँ, हर चीज में तुम अपनी टांग अड़ाते हो, इसीलिए बाकी फ्रेंचाइजियां घाटे में जा रही, मगर इससे चीजें ठीक हो सकती है। डिक कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ एक पाउडर ला देने से चीजें ठीक हो जाएंगी? तुम इस बात को भूल रहे हो कि मैकडॉनल्ड्स किस बारे में है, वो हैमबर्गर्स के बारे में है। रे कहता है कि मुझे सब कुछ पता है, मुझे मत बताओ। इतना कह के वो फोन काट देता है। घर आने के बाद वो डिनर कर रहा होता है इथिल के साथ। थोड़ी देर के बाद वो उसे कहता है कि मुझे तलाक चाहिए। इथिल जानती थी कि ये होने वाला है, मगर फिर भी वो शादी को बचाना चाहती थी। तुरंत उसका वकील आकर के मिलता है यहाँ पर रे से। रे कहता है कि इथिल को जो चाहिए मैं दे दूंगा, गाड़ी, घर, इंश्योरेंस, उसे जो चाहिए सब ले ले, मगर मैं अपने बिजनेस में से उसे कुछ भी नहीं देने वाला। फिर वो पहुंचता है अपने दूसरे वकील के पास और उसे कहता है कि मैंने मैकडॉनल्ड्स भाइयों के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उस कॉन्ट्रैक्ट को मुझे तोड़ना है। वकील कहता है कि ये काम बहुत ही मुश्किल होने वाला है और इसमें बहुत पैसे खर्च हो। रे कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना है। वो तुरंत एक लेटर हेड पे चीजें टाइप करके भेज देता है मैकडॉनल्ड्स भाइयों के पास इंस्टेंट मिक्स वाले पाउडर के साथ। जैसे ही वो लोग लेटर हेड को देखते हैं उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन। तुरंत डिक कॉल करता है रे के पास और कहता है कि तुमने अपने लेटर हेड पे मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन क्यों लिखा है? अगर तुम ऐसी कंपनी का इस्तेमाल करोगे तो सबको लगेगा कि तुम मालिक हो मैकडॉनल्ड्स के। मैं कब भड़का हुआ है। वो कहता है कि तुमने क्या किया आखिर इस कंपनी में? इस कंपनी को हमने बनाया है। रे कहता है कि मैंने बहुत कुछ किया है। जब मैं पहली बार तुम लोगों से मिलने आया था तो ये प्रपोजल लेकर के आया था कि इस बिजनेस को बहुत बड़ा बनाना है, मगर वक्त के साथ मुझे पता लगा कि तुम लोगों की सोच छोटी है, तुम लोग कभी भी बड़ा नहीं बनोगे। मेरे हर एक आइडिया पे तुम लोगों ने उंगली किया, लेकिन मुझे बड़ा बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैक कहता है कि हम लोग तुम्हें कंपनी से बाहर निकाल रहे हैं, हम तुम पे केस करेंगे। रे कहता है कि तुम लोग केस कर सकते हो, लेकिन तुम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते मुझसे लड़ना। तुम लोगों के पास सिर्फ एक छोटी सी दुकान है, मगर मेरे पास 17 स्टेट्स में प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर मैकडॉनल्ड्स बना हुआ है। तुम लोग लड़ते लड़ते मर जाओगे, मगर मुझसे कभी नहीं जीतोगे। इस बात को सुनने के बाद मैक बेहोश होकर के नीचे गिर जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तब वो अपने आप को पाता है हॉस्पिटल में, और उसके सामने यहाँ पर रे खड़ा है जो उसे एक ब्लैंक चेक दे करके चला जाता है। थोड़ी देर के बाद डिक कॉल करता है सीधा रे के पास और अपनी शर्तें बताता है कि उन दोनों भाइयों को $2.7 मिलियन चाहिए, अलग अलग, वो भी टैक्स को काट करके। उसके साथ साथ कंपनी में जितनी भी आगे सेल होगी प्रॉफिट में 1% इन्हें चाहिए। उसके साथ साथ जिस जगह पर अभी उनकी दुकान है वो दुकान पूरी की पूरी उनकी होगी। इन बातों को सुनने के बाद रे भड़क जाता है और कहता है कि इनकी शर्तें बहुत बड़ी हैं, शायद मैं ना मान पाऊँ। हैरी कहता है कि हमें इसके बारे में मीटिंग करनी पड़ेगी। ये लोग सारे इन्वेस्टर से बात करते हैं और मीटिंग में बैठ जाते हैं। हैरी दोनों भाइयों को बताता है कि रे ने तुम लोगों की सारी शर्तें मान ली है, वो सिर्फ एक शर्त नहीं मानने वाला कि भविष्य में तुम्हें 1% मिलता रहेगा प्रॉफिट का। ये दोनों भाई कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। तब रे कहता है कि हमारी इन्वेस्टर्स के साथ यही डील हुई है, मगर तुम लोगों को रॉयल्टी मिलती रहेगी। थोड़ी देर सोचने के बाद ये दोनों भाई मान जाते हैं। अब ऑफिशियली उन लोगों ने बेच दिया है मैकडॉनल्ड्स को रे को। रे जब यहाँ से बाथरूम में जाता है तब उससे डिक जाकर के मिलता है और कहता है कि हमने अपना सारा का सारा आइडिया तुम्हारे सामने खोल करके रख दिया था, फिर भी तुमने फ्रेंचाइजी वाली चीज क्यों की?
तुम चाहते तो आइडिया को चुरा सकते थे। रे कहता है कि ऐसा नहीं होता, तुम्हारे आइडियाज को बहुत सारे लोगों ने कॉपी किया होगा, क्या उनमें से कोई सक्सेसफुल हो पाया? डिक कहता है कि नहीं। तब रे कहता है क्योंकि उनके पास नाम नहीं था और वो नाम है मैकडॉनल्ड्स। अब समय ऐसे ही बीतने लगता है। थोड़े समय के बाद रे ऑडियंस की आंखों में देखता है और कहता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि इस 52 साल के बुढ़े ने जो एक छोटी सी मिल्कशेक की मशीन बेचता था, कैसे 1600 से ज्यादा अपनी दुकानें खोल दी, वो भी 5 से ज्यादा देशों में, जो कंपनी साल में $700 मिलियन से ज्यादा कमाती है। ये सब कुछ सिर्फ एक चीज की वजह से हो पाया है और वो है जिद। दुनिया में कोई भी चीज जिद की जगह नहीं ले सकती, ना आपकी एजुकेशन, ना आपकी होशियारी और ना ही आपका टैलेंट। जो आदमी जिद्दी है वो अपने सारे सपनों को पूरा करता है, क्योंकि जिद कभी भी आपको हार नहीं मानने दे। और वही मैंने किया। थोड़े समय के बाद हमें पता लगता है कि रे की जो सेक्रेटरी थी, बाद में उसे मैकडॉनल्ड्स का एक हिस्सा मिला। उसका नाम था जून। जून पहली महिला बनी जिसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करने का मौका मिला। दूसरा बंदा फ्रेड टर्नर, जो काम किया करता था रे के साथ उसकी एक दुकान में, जो आगे चल के मैकडॉनल्ड्स का एक अहम हिस्सा बना और पहुंचा दिया मैकडॉनल्ड्स को 100 से ज्यादा देशों में। और बाद में हैरी बना मैकडॉनल्ड्स का पहला CEO। और रे ने अपनी बची हुई जिंदगी जॉन के साथ बिताई, उससे शादी करके। जब रे की मृत्यु हुई तब जॉन के पास जितनी भी बची हुई जमीनें थी, उनमें से ज्यादा जमीनों को उसने दान कर दिया। इस कहानी में अगर किसी के साथ सबसे बुरा हुआ है तो वो है मैकडॉनल्ड्स ब्रदर। उनसे वादा किया गया था रॉयल्टी का, मगर भविष्य में उन्हें रॉयल्टी भी नहीं मिला और ना ही वो कोर्ट में इस चीज को प्रूव कर पाए। अगर कैलकुलेशन की जाए तो हर साल उनकी रॉयल्टी $100 मिलियन से ज्यादा की होती है। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।